Bismillahirrahmanirrahim, dear friends, Assalamu alaikum. इंशाल्लाह इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर स्टडी करेंगे। आप सबको याद होगा कि हमने सेम टॉपिक जो था ये इसी टॉपिक के नाम से हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 19 में। बताएंगे कहाँ पे स्टडी किया था? 3 जगह पे 3 जो हमने लॉज पढ़े थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, कॉम्पटेंस इफेक्ट पढ़ा था और पेयर प्रोडक्शन पढ़ा था। जी बेटा, गुलामुद्दीन, वेरी गुड। हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंस इफेक्ट और इसके अलावा प्योर प्रोडक्शन। ये तीनों ये बात जाहिर करते थे कि एक रेडिएशन जो कि वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है वो किस तरह किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती है। सो हाउ डज रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर। अभी जो हम रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, ये वाली रेडिएशंस बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएशन। तो वी आर डीलिंग विद अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, जो कि प्योरली एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। ये रेडिएशंस राइट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम बाहर निकलते हैं। तो आज के सेशन में हम इस टॉपिक को देखेंगे इस टर्म्स में कि न्यूक्लियर रेडिएशन मैटर से किस तरह से इंटरेक्ट करती है। इसके 5 अदर नोट्स अगर आप देखें मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं बच्चों, तो नोट्स में मैंने इनको इन्हीं पॉइंट्स की शक्ल में प्रेजेंट किया हुआ है। में कंपैरिजन में याद रखें कि अल्फ़ा का क्या इफेक्ट है, अल्फ़ा की रेंज कितनी होती है, बीटा की रेंज कितनी होती है, गामा की रेंज कितनी होती है, इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा होती है। So in slides we will try to conceptualize these 5 terminologies, लेकिन उनको हम जस्ट थोड़ा बुक से अलहदा होकर भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो पहले ज़रा मुझे ये बताएं कि अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस ये होती क्या? व्हाट आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस? अल्फा हाई हीलियम न्यूक्लियाइज होते हैं। वेरी गुड। अल्फा इज जस्ट और लाइक बीटा हीलियम न्यूक्लियाइज, बीटा इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन और गामा इज प्रोटॉन्स है। जी बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, शाबाश। न्यूट्रॉन सर, न्यूट्रल है। बिल्कुल, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो ये 3 तरह की रेडिएशंस हैं। अगर अल्फा पर देखा जाए तो अल्फा पर जो चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ 1 यूनिट का चार्ज है। गामा के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो न्यूट्रल है ये सर। तीनों बातें बताना बिल्कुल ठीक सागर, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। ये तीनों बातें बताना इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही इनकी चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करती हैं कि आया कि किसकी रेंज ज़्यादा होगी, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी और किसकी ionizing ability ज़्यादा होगी। So keep this thing in your mind that alpha is helium nuclei, just like an helium nuclei. Beta is just like an electron, and gamma is like electromagnetic radiation of very high energy. So let us see the first point. पहला point है बेटा range. So I would like to view the notes in the later part, but these sections have been obtained from इंटरनेट सोर्सेज, ताकि इमेजेस से आपको समझना आसान हो। तो अगर आप देखें रेंज क्या होता है, आप अगर इस फिगर को देखें तो इस फिगर में आप देख के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर रेंज है वो किसकी है। जी बेटा, पहले आप इस सर गामा पार्टिकल्स, गामा रेज की, अल्फा, गामा पार्टिकल, बीटा एंड बेटा गामा। सो यू कैन इजीली सर सी गामा की है। कि यहाँ पर जो गामा रेडिएशंस हैं ये ना सिर्फ एक पेपर से बल्कि गामा एल्युमिनियम की फॉइल को भी पेनिट्रेट कर जाएंगी और लेड खासा एक भारी मटेरियल होता है, तो लेड में से भी ये पेनिट्रेट करने की खासियत रखती हैं। सो रेंज जो जहाँ तक ताल्लुक है वो गामा की ज़्यादा है। लॉजिकली बताएं जरा कि गामा की पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज़्यादा क्यों है और अल्फा की कम क्यों है? जी, क्योंकि उसके साइड पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स अगर रख दी जाए तो वो किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, तो इस तरह वो ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है। जी शाबाश जैन, वेरी गुड। सो गामा रेज की एनर्जी भी ज्यादा है सर जी। वेरी गुड इमाद फरहाद अली, बिल्कुल ठीक। गामा रेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ऑफ वेरी हाई एनर्जी, रियली हाई एनर्जी, और इन पर कोई चार्ज नहीं है।
तो इनकी एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा वो पेनिट्रेट करने में लग जाता है। इस वजह से क्योंकि इनकी आयनाइजिंग एबिलिटी कम है तो इतनी एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा ये इस्तेमाल करती हैं पेनिट्रेट करने में। दैट इज़ वाई इनकी रेंज सबसे ज़्यादा है। सो इफ़ वी सी गैमा रेज हैव द हाईएस्ट रेंज एज कम्पेयर टू बीटा एंड अल्फा। इसके बाद जी आप सेकंड नंबर पे देखें तो आयनाइजिंग एबिलिटी की हम बात करते हैं। सेकंड नंबर पे आयनाइजिंग एबिलिटी। तो आयनाइज करने की एबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? अगर मैं वापस जाऊं तो यू कैन सी कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इन पर चार्ज दो अदर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। लेड से पास हो जाती है या लेड से लेड के अंदर कोई खास थिकनेस तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, लेकिन ये कि उसके थ्रू पास करना ये डिपेंड करेगा उसकी थिकनेस पे। पहला तो सवाल ये है कि कोई अल्फा बीटा या गैमा आयोनाइज कैसे करती है। तो बेटा दो तरीके हैं आयोनाइज करने के अल्फा बीटा या गैमा। पहला तरीका है बेटा थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई कैन नॉट राइट द कंप्लीट फ्रेज बट मैं वैसे ही आपके समझने के लिए लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे कूलम फोर्स हमने पढ़ी बेटा, आप सबको ये बात पता है कि सबसे ज़्यादा चार्ज की मिकदार अल्फा के ऊपर है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू किसी भी गैस को आयनाइज करने की सबसे ज़्यादा ताकत रखती हैं। बीटा की ताकत इससे कम है और गैमा की सबसे कम है। अब यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन सामने आता है कि गैमा जिन पर कोई चार्ज नहीं है ये आयनाइज कैसे करें, और उस सवाल का जवाब जो है वो हमें मिलता है सेकंड पॉइंट है जी बाय डायरेक्ट कोलिजन। क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक हैं और आप सबने चैप्टर 19 में मोटरन फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें ये बात सीख ली है कि व्हेन वी इंटरेक्ट अ वेरी हाई एनर्जी फोटोन विद मैटर, तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है? हाई एनर्जी फोटोन किस तरह से इंटरेक्ट करता है? इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। वेरी गुड। सो ये हाई एनर्जी फोटोन है, ये इतनी जोर से उस गैस को जाके हिट करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स को वहां से या प्रोटॉन्स को वहां से निकालने की सलाहियत रखता है। सो वंस हाईली एनर्जेटिक फोटोन इट जस्ट कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन और वो वहां से उसको रिमूव करवा दे तो वो गैस आयोनाइज हो जाती है। तो बेटा आयनाइजेशन दो तरह से हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए और कोलिजन के जरिए। अब सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग एबिलिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग एबिलिटी अल्फा की है। क्यों? क्योंकि अल्फा पर चार्ज दो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, बीटा की उससे कम और गैमा की सबसे कम, क्योंकि इनकी आयनाइजिंग एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कोलिजन की वजह से प्रोड्यूस होता है। थर्ड पॉइंट है सॉरी दैट इज पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है जी? गैमा। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनकी ज़्यादातर एनर्जी, बल्कि इनकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वी कैन से वो किसके अंदर लग जाती है? वो पेनिट्रेट करने के अंदर लग जाती है, क्योंकि इनकी आयनाइज करने की सलाहियत सबसे कम है, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी चार्ज। सो दैट इज़ वाई पेनिट्रेट करने की जो सलाहियत है वो सबसे ज़्यादा किसकी है? वो है जी आपकी गैमा। अल्फा पार्टिकल्स मुकाबलतन बहुत हैवी होते हैं। You can see that they contain 2 protons and 2 neutrons as well. So as far as alpha particles are concerned, they are so heavy, ये इतने भारी हैं कि ये पेनिट्रेट करना मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक छोटा सा बच्चा है और आप उसको कहीं किसी रश में भेजें कि भाई ये चीज़ लेके आओ, तो वो छोटा सा बच्चा जो है वो इधर उधर से नीचे से आगे से पीछे से कहीं से गुजर के वो पेनिट्रेट कर जाता है। सो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह के आपके गैमा पार्टिकल्स बीटा की मुकाबलतन कम है एंड अल्फा की सबसे कम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है, बिकॉज दे आर वेरी मैसिव, ये बहुत भारी होते हैं। तकरीबन एक जो अल्फा पार्टिकल है वो तकरीबन वी कैन से कि 7000 गुना भारी होता है एक बीटा पार्टिकल। सो ये तीसरी प्रॉपर्टी है जी। सो ये तीनों चीज़ें क्लियर है जी। रेंज है वो सबसे ज़्यादा गैमा की है, पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे गैमा की ज़्यादा है, और आयनाइजिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा अल्फा की है, क्योंकि उन पर दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। और आप अगर देखें तो इन सब क्वेश्चंस का जवाब जो है वो हमें इनकी नेचर के साथ मिलता है।
So let us proceed towards fourth point, electric field on nuclear radiation. बेटा अगर हम रेडिएशन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करें तो अल्फा किस तरफ जाएंगे, बीटा किस तरफ जाएंगे और गामा किस तरफ जाएंगे, ये बात हम जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बेटा अब्दुल रहमान, आप बताएंगे कि अगर हम अल्फा बीटा गामा को प्रोजेक्ट करें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो किस तरह से किस तरफ बेंड होंगे भी या नहीं होंगे? अल्फा नेगेटिव की तरफ जाएगा, बीटा सीधा जाएगा और गामा पॉजिटिव की तरफ। गामा सीधा जाएगा। हाँ गामा जाएगा सीधा। गामा सीधा जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। जी वेरी अल्फा गुड। नेगेटिव की तरफ जाएगा। गामा स्ट्रेट क्यों मूव करेगा जी? सर गामा स्ट्रेट इस वजह से मूव करेगा क्योंकि गामा पर कोई चार्ज नहीं है और जो पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो अल्फा को रिपेल करेगा, और हमारे पास बीटा अंदर की तरफ मूव करेगा क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में और जो हमारा बीटा है वो नेगेटिव चार्जिंग है, और अच्छा, गामा आप रेज सोचें, सीधा very निकल good जाएंगी चीज़ क्योंकि वो बताते नो हैं चार्ज है। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ अब्दुल रहमान ऑनलाइन हो गए हैं। अब्दुल रहमान बेटा बताएंगे ज़रा ये अगर बेंडिंग को आप देखें, ये वैसे टॉपिक का इतना हिस्सा नहीं है लेकिन स्टिल अगर आप बेंडिंग को देखें तो अल्फा बेंड हुई है नेगेटिव की तरफ क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, बीटा बेंड हुई है नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव की तरफ बिकॉज दे कंटेन नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर आप देखें ना बीटा को तो बीटा की बेंडिंग मुकाबलतन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्फा। ये क्या सिलसिला है? व्हाई बीटा इज बेंडिंग? सर न्यूक्लियस जो सर अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस है हीलियम का, तो इस वजह से वो ज्यादा हैवी है इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत, इसलिए वो कम बेंड होती है बनिस्बत न्यूक्लियस के। बिल्कुल ठीक ठीक। फिरदौस अगर आप बिल्कुल इसी को एग्जाम्पलीफाई करें ना यूं कि अगर एक बस चल रही हो तो बस बकायदा ज़्यादा मैसिव है, उसका मोमेंटम ज़्यादा है। सो क्योंकि बस का मोमेंटम और इसका मैस जो है वो ज़्यादा है सो इसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो ये अपनी जो डायरेक्शन है उसको काफ़ी हद तक बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। लेकिन बीटा आप समझ लें कि जिस तरह कोई साइकिल नहीं होती, हम साइकिल एकदम टर्न कर लेते हैं, बाइक वाले जो एकदम से टर्न ले लेते हैं। Why? Because their mass is very small. So comparatively, since electrons are very small in size as compared to alpha, that is why they bend more as compared to alpha. By the way, it was just a detailed review of the picture. So let us move further. The last point, the fifth point of this lesson, that is fluorescence. तो फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लोरेसेंस क्या होता है जी? इस पॉइंट को कोई बच्चा बताना चाहेगा? फ्लोरेसेंस का लफ्ज आपने पहले सुना होगा। सर कोई भी मेटल रेडिएशंस को जज़ब करके उन्हें जल्दी से रिलीज कर दे, उसे फ्लोरेसेंस करते हैं, जैसे कि वो मुख्तलिफ कलर्स रिलीज करते हैं। जी शाबाश गुलाम दी फॉर पार्टिसिपेशन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो बिल्कुल आप काफी हद तक इसके मैं बताऊं सर जी? जी मैं बताऊं सर जी? जी मैं बताऊं सर जी? Emission of light by a substance that has absorbed light or other electromagnetic radiation. सर जी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना जो हमारे साथ हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर हमें वो मतलब अगर इनविजिबल और रेडिएशन हो तो हमें विजिबल में कन्वर्ट कर लेती है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को लो कर लेती है। शाबाश अली, आपने हमें खुश कर दिया। बिल्कुल ठीक जी। अगर एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन किसी मटेरियल पर पड़े और मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेडिएशन वो खारिज करे, रेडिएट करे, वो लो फ्रीक्वेंसी की हो और किस रीजन के अंदर हो? विजिबल रीजन के अंदर। हम 7 कलर्स देख सकते हैं जिनमें डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन है, वायलेट है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है। तो बाय डेफिनेशन फ्लोरेसेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई मटेरियल हाई एनर्जी रेडिएशन को जल्ब करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को, और रीएमिट करता है लो फ्रीक्वेंसी को, जो कि किस रीजन के अंदर ताल्लुक रखती है? विजिबल रीजन के अंदर, और हमें दिखाई भी देता है।
तो मुख्तलिफ मटीरियल हैं जो फ्लोरेसेंस का फिनोमेना शो कर सकते हैं, जिन पर अगर अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन फॉल करें तो वो ग्लो करती हैं। इसमें सोडियम आयोडाइड है, जिंक सल्फाइड है, सोडियम आयोडाइड है। मेरे ख्याल है मैंने सिंबल इनके ऊपर नीचे लिख दिया। जिंक सल्फाइड है जी, सोडियम आयोडाइड है, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड है। ये 3 तरह की एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल हैं। इन पर जब रेडिएशन गिरती हैं अल्फा बीटा या गामा तो ये विजिबल लाइट के अंदर से ग्लो प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस। लेट अस नाउ टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। वी विल यूज दिस फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम। टॉपिक तो इख्तिताम पजीर हो गया। अगर आप देखें मैंने टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया, मैंने इसको 5-6 छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया एंड एवरी सेगमेंट इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो इसको आप इसी तरह बतौर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं याद रखें। हम फर्ज करें आपके आप 7 शॉर्ट क्वेश्चन से होमवर्क में, तो इसका कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि अगर कोई खास शिद्दत के साथ रेडिएशन मटेरियल पे फॉल करे, लेट्स से उसकी शिद्दत है आई नोट। तो आई नोट से क्या मुराद है? इनिशियल इंटेंसिटी। आई नोट मींस इनिशियल इंटेंसिटी, जो मटेरियल में जब रेडिएशन आ रही थी उस पर फॉल कर रही थी, वो शिद्दत को, उस इंटेंसिटी को वी कॉल इट आई नोट। जब ये रेडिएशंस मटेरियल के ऊपर इंटरेक्ट करती हैं तो इनका कुछ हिस्सा इसमें जज्ब हो जाता है। रियल लाइफ में भी इसकी बहुत सी मिसालें हैं। जैसे आप इमेजिंग करवाते हैं, एक्सरेज करवाते हैं, तो एक्सरेज टिश्यूज़ के ऊपर पड़ती हैं, आपके ऑर्गन्स के ऊपर पड़ती हैं। उस ऑर्गन का या उन टिश्यूज़ की कोई ख़ास थिकनेस होती है, उस थिकनेस को हम जाहिर करते हैं एक्स के साथ। तो बेटा आई यहाँ पर आई नोट है इनिशियल इंटेंसिटी। आई क्या है? आई वो शिद्दत है जब मटेरियल के अंदर से रेडिएशन गुजर चुकी हैं तब कितनी शिद्दत बकाया बचती है। आई वो शिद्दत है, इट इज़ द इंटेंसिटी when the photons with the radiations have passed through that material of thickness x। और x यहाँ पर बेटा थिकनेस है, मोटाई है। जाहिर है जितनी मोटाई ज्यादा होगी उतना ही शिद्दत में कमी भी ज्यादा है। एंड म्यू यहाँ पर एक कोफिशिएंट है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी किसी मटेरियल की रेडिएशंस को, अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन को जज्ब करने की सलाहियत। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये कॉपर की कुछ और होगी, सिल्वर के लिए कुछ और होगी, ये लेड के लिए कुछ और होगी, ये एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगी। सो कितना ज्यादा मटेरियल रेडिएशन को जज्ब करने की सलाहियत रखता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो कितनी ज्यादा रेडिएशन को जज्ब करने की सलाहियत। बस बेटा इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा और इसको समझें कि यहाँ पर आई क्या है। और सिंपली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसकी आपको दिया गया है कि जब एक्स रेज की रेडिएशन भी मटेरियल के ऊपर फॉल करती हैं तो उसमें से गुजरने के बाद उनकी इंटेंसिटी मुकाबलतन पहले से कम रहती है। सो ग्रेटर इंटेंसिटी व्हेन रेडिएशन आर इंसिडेंट ऑन द मटेरियल, अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड few radiations are left after passing through the material। जितनी थिकनेस ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा जज्ब होंगी आपकी रेडिएशन। जी, एनी क्वेश्चन? सर जी नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है सर? यहाँ पर नेगेटिव साइन बेटा ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को शो कर रहा है कि आप जितनी थिकनेस को बढ़ाते रहेंगे, जितना आपकी थिकनेस में ज़्यादा इजाफा होता रहेगा उतना ही इंटेंसिटी में डिक्रीज भी तेज़ी से आएगा। सो दिस नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी। क्योंकि कुछ रेडिएशन जज्ब हो जाती हैं बेटा, इसलिए जो रेडिएशन हमें आउटपुट में मिलती है वो कम है। ले जी लास्ट पॉइंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आप अल्फा की बात कर रहे हैं, आप बीटा की पार्टिकल की बात कर रहे हैं, आप गैमा की बात कर रहे हैं। याद रखें न्यूट्रॉन्स भी बड़े अहम हैं। न्यूट्रॉन्स की जब बौछार की जाती है, बम्बार्डमेंट की जाती है किसी मटीरियल के ऊपर, तो ये न्यूट्रॉन्स वहाँ से टकराने के बाद, अब मुझे बताएं बिलियर्ड बॉल में अगर आप एक बॉल को
बिल्कुल सेंटर में हिट करें जिसका मैस उसके मैस के बराबर है, यानी एक बॉल जो आ रही है और जिससे वो टकरा रही है दोनों का मैस बराबर है, तो क्या होता है? ये हम पूछेंगे हमारे दोस्त अबू तलहा से। अबू तलहा, क्या होता है जब बिलियर्ड बॉल में एक बॉल उतनी ही अपनी सेम मैस वाले बॉल के साथ जो है वो टकराता है? सर स्केटर हो जाती है तो अपना मोमेंटम अगली बॉल को मुंतकिल कर देते हैं। वेरी गुड, इट ट्रांसफर्स दिस मोमेंटम। और हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलेन इन वन डायमेंशन में कि अगर एक बॉल दूसरी ऐसी बॉल के साथ टकराए जिसका मैस एग्जैक्टली उसके बराबर है, तो उस केस में क्या होता है जी, जो बॉल मूव कर रही होती है वो रुक जाती है और जो रुकी हुई बॉल है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। सो सेम थिंग विल हैपन। तो बेटा लास्ट पैराग्राफ में आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा कि न्यूट्रॉन्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो याद रखें, न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर इंतहाई ज़्यादा है। वजह यही है कि इनके ऊपर चार्ज नहीं है, तो इनकी अगर हम बुछाड़ करें, इनको बम्बार्ड करें किसी मटेरियल पर, so they will use most of their energy to penetrate that material because they cannot ionize by electromagnetic force या electrostatic force। दूसरी बात है जी कि अगर आप न्यूट्रॉन्स को रोकना चाहते हैं तो इनके रास्ते में ऐसा मटेरियल रखना पड़ता है जिनका मैस न्यूट्रॉन्स के साथ मैच करता है। होता क्या, फिर इलास्टिक कोलेन होती है बेटा, जो मूव कर रहा होता है वो स्टैटिक हो जाता है और जो रुका हुआ है वो मूव करना स्टार्ट करता है। फिर बेटा इनका आयनाइजिंग एबिलिटी बहुत कम है। अगेन वही बात, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, होना तो ये चाहिए कि ये आयनाइज ना करें, लेकिन बेटा ये कैसे आयनाइज करते हैं? अब मुझे बताएं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैस कितना होता है तकरीबन? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मैस कितना होता है बेटा अरसलान? 1836 गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से। शाबाश बेटा, वेरी गुड। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैस तकरीबन एक दूसरे के जितना होता है, यानी ये तकरीबन बराबर होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ टकराता है तो न्यूट्रॉन स्टैटिक हो जाएगा, प्रोटॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जब आप जेम्स चैडविक की डिस्कवरी पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर जो किया गया था, तो वो भी इसी तरह से किया गया था। वो इंशाल्लाह हम लास्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। सो दे कैन नॉक आउट प्रोटॉन, व्हाई? क्योंकि न्यूट्रॉन्स का मैस तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है। तो बाय इलास्टिक कोलिजन they have the ability to remove knock out protons from the matrix. So let us